हेलो जी, क्या हाल चाल है। कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई। सब एकदम मस्ती में है। जल्दी बताइए। सब एकदम मज़ा में चल रहा है। और रिवीजन कर रहे हैं आप सबकी नहीं अच्छे से। पिछले क्लास में जो मैंने बताया था उसमें बहुत ही खतरनाक खतरनाक नेमिंग था सबका, है ना। इनॉट, ईआर। तो इन सबको एक बार दोबारा आप अच्छे से रिवाइज करेंगे तब याद रहेगा, वरना बहुत कंफ्यूजिंग होता है। आज नहीं किए। कहाँ बिजी थे आज। गुड इवनिंग प्रियांशु जी, क्या हाल चाल है। अभी जो चल रहा है उसको थोड़ा एक दो बार आप देखना। होता बहुत आसान है, लेकिन अगर आप बार बार रिवीजन नहीं करेंगे ना तो फिर वो टफ लगने लगेगा, है ना। तो बार बार देखा कीजिए फॉर्मूला सबको, है ना। बार बार कंसेप्ट को पढ़ने का कोशिश कीजिए। जितनी बार रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा परफेक्शन आएगा और उतने अच्छे से आप याद रख पाएंगे। चलिए, पिछले क्लास में जो मैंने बताया था वो थोड़ा जटिल सा था, बहुत कंफ्यूजिंग था। तो मैं एक बार थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिएगा। मुझे बताइए कि जो फॉर्मूला आपने पढ़ा था पिछले क्लास में, क्या वो फॉर्मूला कुछ ऐसा बना था। जल्दी से बताओ। जो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था उसमें क्या फॉर्मूला कुछ ऐसा बना था। एफ समानुपाती Q1 Q2, हाँ या ना। और दो आवेशों के परिमाण के गुणनफल के होता था बल समानुपाती, है ना। और दूरी के वर्ग का होता था व्युत्क्रमानुपाती। क्या यही दो बात आपको समझाया गया था। बल लगने के लिए कितने आवेश चाहिए भाई। क्या अकेला आवेश में बल लगेगा या दो आवेश चाहिए, जल्दी जल्दी बताओ। आप लोग को जवाब भी मेरे साथ एकदम फटाफट देना है। बल लगने के लिए दो आवेश चाहिए या अकेले आवेश पर भी बल लगेगा। दो आवेश के बीच में बल लगती है, वही आपने पढ़ा था। तो दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती। अच्छा, दूरी बढ़ाने से बल, दूरी बढ़ाने से बल घटेगा कि बढ़ेगा। दूरी बढ़ाने से बल घटेगा। तो दूरी बढ़ाने से बल घटेगा मतलब क्या हो गया, व्युत्क्रमानुपाती। दूरी के हिसाब से क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। तो वही पे दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती हो गया। अब दोनों को एक साथ लिखने पर क्या बन जाएगा, Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। और मैंने कहा था कि जब इसको आप लिखेंगे हटा के, समानुपाती को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा। मैंने कहा था बेटा वो पूरा कांस्टेंट आप ऐसे दिमाग में रखना, 1/4 पाई इनॉट ER Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। रियल में ये होता है, किताब में क्या लिखा रहता है, किताब में लिखा रहता है F इक्वल टू KQ1 Q2/R²। अरे किताबों में ये मिलेगा, लेकिन मैं कहता हूं कि आप याद ये करना। सर ऐसा क्यों, ये कैसे बनता है मैं आपको बताऊंगा, है ना। तो अच्छा, इस पूरे को कई बार K मान लिया जाता है। फिर वायु के लिए K का मान अलग होता है, माध्यम में K का मान अलग होता है, यानी K आपके माध्यम पर भी निर्भर करता है। बट मैं कहता हूं कि इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप ये याद कीजिए। आप इतना याद कीजिए, ऐसा नहीं है कि आप इतना नहीं कर सकते हो। इतने बड़े दिमाग में एक दो छोटा सा वर्ड आप नहीं रख सकते, ऐसी बड़ी बात नहीं है। बोलो, रियल में फॉर्मूला क्या होगा, ये समझ में आ गया। F Q1 Q2 के समानुपाती, दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती। तो F हो गया Q1 Q2 बटे R²। और यहां से समानुपाती हटाएंगे, 1/4 पाई E0 ER
Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। प्रियांशु यही याद रखना है। बाद में हम लोग इसको K लिख लेंगे, है ना, ER का मान वायु के लिए लिख के जो बचेगा उसको K करके याद कर लेंगे। लेकिन अभी आप ये याद करो, बोलो 1 तो 1 है, 4 तो 4 है, पाई का मान पूरी दुनिया जानती है, हाँ या ना? पाई का वैल्यू आप सब जानते हैं 3.14। क्या नहीं जानते हैं? हम क्यों आए हैं यहाँ पे? जो नहीं जानते हैं वो सीखने। क्या नहीं जानते हैं? ई नॉट। बेटा ई नॉट का नाम तो मैंने आपको पिछले क्लास में बता दिया था, इसका मान भी आपको बताया था, लेकिन याद कर लो नहीं, जिसको याद है वो 8.85 इंटू 10 टू दी पावर -12, हाँ या ना? 8.85 इंटू 10 टू दी पावर -12 क्या? कूलम्ब स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। मात्रक भी छोड़ो, आप बस इसको याद करो पहले। ई नॉट, एप्सिलॉन नॉट कहते हैं उसको। ई नॉट को क्या पढ़ेंगे हम? एप्सिलॉन नॉट। क्या होगा उसका मान? 8.85 इंटू 10 टू दी पावर -12। बिल्कुल सही स्वाति। इसका नाम क्या था? तो मैंने बताया था इसका नाम याद रखने का एक टेक्निक। मैंने बोला था ई नॉट, यहां नॉट है, नॉट मतलब नहीं। अच्छा इसको क्या पढ़ते हैं पता है? ई नॉट, एप्सिलॉन नॉट। इसको जीरो मत पढ़ना, एप्सिलॉन नॉट। कई बार बच्चे बोलते हैं सर ई जीरो, एप्सिलॉन नॉट। नॉट मतलब नहीं, नहीं मतलब कुछ नहीं, कुछ नहीं मतलब निर्वात। तो नॉट का मतलब हो गया निर्वात। समझने के लिए टेक्निक बता रहा हूं, याद रखने के लिए। जहां कोई माध्यम नहीं होता उसे क्या कहते हैं? निर्वात। और एप्सिलॉन क्या है? विद्युतशीलता। दोनों को मिला दो, निर्वात की विद्युतशीलता। बताए थे पिछले क्लास में, मैं इसलिए इसका नाम नहीं लिख रहा हूं। निर्वात की विद्युतशीलता, 2-4 बार बोलो। एप्सिलॉन नॉट का मतलब निर्वात की विद्युतशीलता। तो एप्सिलॉन नॉट कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। क्वेश्चन में दिया रहेगा निर्वात की विद्युतशीलता होती है 8.85 इंटू 10 टू दी पावर -12। याद हुआ? याद रहेगा? जल्दी बताओ। ठीक है, इसके बाद दूसरा कौन? ER। मैंने क्या बोला था? ER क्या है? माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता या माध्यम की सापेक्ष विद्युतशीलता, दोनों कहते हैं। तो यह है माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता। मतलब किस पर निर्भर करता है? किसका चर्चा हो गया? माध्यम का। इसमें माध्यम पर, ये जो बल माध्यम पर निर्भर करता है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? ER। ER बताता है कि आप बल किस माध्यम में निकाल रहे हैं, हाँ या ना? तो ER किसके लिए है? माध्यम के लिए। तो मुझे बताओ ER का मान 0, सॉरी 0 तो होता ही नहीं किसी का, 1। ER का मान 1 किसके लिए? निर्वात के लिए। 1.0006 जो कि लगभग 1 के बराबर है वायु के लिए। और याद रखना, हम जो पढ़ेंगे हमारे सिलेबस में ज्यादातर जो भी आपको फॉर्मूला लगाना है वो वायु में लगाना है। यानी हम आप किस माध्यम में रहते हैं? हम आप किस माध्यम में रहते हैं? वायु में। तो वायु के लिए ही आपको फॉर्मूला ये इस्तेमाल करना है। फिर मैंने बोला था ER का मान 81 जल में। कहां बाबू? जल में। अच्छा ER का मान धातुओं में क्या था? ER का मान बताओ धातु के लिए क्या था? इन्फिनिटी। किसके लिए? धातु के लिए या चालक के लिए? तो इतनी बात आप नहीं याद रख सकते क्या? यानी ER का जो पूरा का पूरा गेम है, ER का जो पूरा का पूरा खेल है वो किसके लिए है? माध्यम के लिए। बातें याद कीजिए, रिक्वेस्ट है आपसे इन बातों को दिमाग में सेट कीजिए। और इन दोनों को एक साथ अगर रख दिया जाए उसको हम लोग कहते हैं एप्सिलॉन, जो बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। यस और नो? और इसको बोलते हैं माध्यम की विद्युतशीलता। इसका नाम क्या है? माध्यम की विद्युतशीलता। ER में और E में फर्क है बाबू।
ER है माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता, और E जो आप लिखे हैं एप्सिलॉन, वो है माध्यम की विद्युतशीलता। इसमें आपेक्षिक लिखा हुआ आएगा और इसमें सीधा माध्यम की विद्युतशीलता। ठीक है। अच्छा, ER का मान जो आपने 1 लिखा, 10.0006 लिखा, 81 लिखा या इन्फिनिटी लिखा, इन सब का कोई मात्रक नहीं होता है। ER का कोई मात्रक नहीं होता है ना। और ER का मान कहां से कहां तक रहता है, कोई पूछ दे तो ER का मान सबसे छोटा 1 और कहां तक जाता है, अनंत तक। कोई पूछेगा आपसे ER का सबसे छोटा मान तो कहना है 1 और ER का सबसे बड़ा मान तो अनंत, इन्फिनिटी। क्या आपको याद रहेगा? तो हम जितनी भी अध्ययन करेंगे, हम जितनी भी पढ़ाई करेंगे, उन सब में माध्यम कैसा होगा? उन सब के लिए माध्यम होगा बाबू वायु। और वायु के लिए हम क्या लेंगे? 1। तो ER का मान 1 रख देंगे तो ये बल वायु में निकल जाएगा, हाँ या ना। तो इसी के लिए मैंने आपको बताया था, यहां पे लिख देता हूं, अगर कोई आपसे पूछेगा वायु में कूलम्ब बल, किसमें? वायु में। वायु में जब आपको कूलम्ब बल लगाना होगा तो बोलिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बोलिए वायु के लिए क्या होता है? ER का मान 1 लेते हैं लगभग, तो ER के जगह पे आ गया 1 और ये बन गया Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर, यानी फॉर्मूला कुछ प्यारा सा ऐसा बन गया, F बराबर 1/4 पाई E नॉट, इस पूरे को कह देंगे K और ये बन जाएगा Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर। ये लीजिए, जब ये वायु में रहेगा तब K का मान क्या होगा बाबू? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इतना ही होगा K का मान। और इसको जब हल करते हैं तो जानते हो कितना आता है? ये निकल के आता है 9 × 10⁹। क्या आता है? 9 × 10⁹। और इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम्ब स्क्वायर। ये K निकल के आता है। जब आप वायु की बात करेंगे बेटा तो यहां पर ER का मान हो जाएगा 1, तो बचेगा 1/4 पाई E नॉट, और इसी 1/4 पाई E नॉट को कहेंगे K, और K बराबर हो गया 1/4 पाई E नॉट। 4 का मान, पाई का मान और E नॉट का मान यहां रखेंगे तो ये निकल के आता है 9 × 10⁹, 9 × 10⁹। देख लीजिए पूरी कहानी। तो आपको यहां से लेके यहां तक हर एक बात समझ में आया कि नहीं, मुझे बताइए। इस पूरे खेल में, इस पूरे फॉर्मूला में माध्यम का वजह कौन है, यानी माध्यम का प्रभाव कहां है? ER पर। इस पूरे में माध्यम के कारण जो आती है वो टर्म कौन सा है? ER, हाँ या ना। और ER जहां जहां होगा वहां वहां माध्यम का प्रभाव पड़ेगा। जैसे यहां देखो, एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R, इस एप्सिलॉन के फॉर्मूला में ER है, यानी एप्सिलॉन भी माध्यम पर निर्भर करेगा। मतलब कई बार ऐसा होता है कि बच्चा रटता है कि ये माध्यम पर निर्भर करेगा, ये नहीं करेगा। अबे क्यों? जहां जहां ER है वहां वहां माध्यम का प्रभाव होगा। देखो एप्सिलॉन में E नॉट ER है तो यहां माध्यम का प्रभाव होगा। तो इसको क्या बोलते हैं? इसका नाम क्या रखा गया? माध्यम की विद्युत शीलता। और ER का नाम क्या रखा गया? माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता। और एप्सिलॉन का क्या नाम रखा गया? निर्वात की विद्युतशीलता, एप्सिलॉन नॉट का। हो गया। ER का सबसे छोटा मान 1, ER का सबसे बड़ा मान अनंत। हो गया। ढंग से देखिए, पूरा कंक्लूजन यही है। बल दो आवेशों के गुणनफल के समानुपाती है, दो आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती है, यानी F समानुपाती है Q1 और Q2 के मान का। और ये दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती है, यानी दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती है। और बल लगता है दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश। इन दोनों को एक साथ क्लब किए
तो क्लब करने के बाद बन गया Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसके बदला ये आ गया जो समानुपातिक नियतांक है, यानी जो समानुपाती को हटाने के बाद कांस्टेंट आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। 1 का मान, 4 का मान, पाई का मान सब जाता है, ई नॉट का मान हम बता दिए। ई आर माध्यम की वजह से आई है, हर माध्यम में ई आर अलग अलग होगा, और ये बन गया फॉर्मूला। फिर मैंने कहा कि जब वायु की बात होगी तो ई आर को 1 लेंगे, और ई आर को 1 लेंगे तो ये बन जाएगा 1/4 पाई ई नॉट, जिसको हम के का नाम देंगे, और के का मान होगा 9 × 10 का पावर 9, और इस प्रकार से ये निकल जाएगा। यस और नो? अगर इस पूरे को आप के मानोगे तो अलग अलग माध्यम में के भी अलग अलग होगा, ई आर के लिए अलग होगा, जल के लिए अलग होगा, चालक के लिए अलग होगा। बट अगर वायु की बात करेंगे तो ई आर का मान हो जाएगा 1, और जो बचेगा उसी को के मान लेंगे, और 9 × 10 का पावर 9 के का मान होगा वायु में। क्लियर है? थोड़ा बहुत मैं समझा पा रहा हूं आपको। एफ Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, यहां से इसको याद रखो कि समानुपाती हटाएंगे तो 1/4 पाई ई नॉट ई आर, सबका नाम ई आर माध्यम पे निर्भर, और इन दोनों को एक साथ कहते हैं एप्सिलॉन। डन? कोई आपसे पूछ देगा माध्यम की विद्युतशीलता क्या होती है, बोल दोगे एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। फिर वायु के लिए हो जाएगा 1। वायु में ही हमें क्वेश्चन करना है। जिन बच्चों को इतना याद करने में दर्द हो रहा है वो इसको रट लो, F बराबर के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। रट लो, रट लो। अगर तुमको लग रहा है कि इतना मेरे से ना हो पाएगा तो फिर क्या कर सकते हो, याद कर लो। F बराबर के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर वायु में, जहां के का मान 9 × 10 का पावर 9 वायु में। देख लीजिए, याद रहेगा? तो आपने किताबों में देखा होगा अक्सर यही फॉर्मूला रहता है। क्यों? क्योंकि सारा फॉर्मूला वायु के हिसाब से ही लगाया जाता है, या जो भी आवेश होता है वो वायु में ही रख के उसको हल किया जाता है। इसलिए आपको हमेशा ई आर का मान 1 रहता है, इसलिए ये के का मान 9 × 10 का पावर 9 होता है। तो ऐसे आप ध्यान रखेंगे। और मैंने यहां बता दिया हुआ था के को क्या बोलते हैं, वायु में जो लिखे थे उसको फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। वायु में ई आर का मान लेना है 1 बेटा, तो F बराबर हो गया 1/4 पाई ई नॉट, ई आर हो गया 1, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इस पूरे को के का नाम देंगे, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, जहां के बराबर है 1/4 पाई ई नॉट वायु के लिए, क्योंकि माध्यम हट चुका है, और ये निकल के आता है 9 × 10 का पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम्ब स्क्वायर इसका मात्रक रहता है। इसी के को आप कहते हैं समानुपातिक नियतांक या समानुपातिक स्थिरांक। देखो सब लिख दिया गया है। ई नॉट का नाम मुक्त आकाश या निर्वात की विद्युतशीलता, ई आर का नाम माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता, या इसे परावैद्युतांक भी कहते हैं बेटा, परावैद्युतांक। माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता या माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युतांक, या फिर ई नॉट ई आर, दोनों को जो मैंने बताया था एक साथ होता है तो उसको माध्यम की विद्युतशीलता भी कहते हैं, माध्यम की विद्युतशीलता भी कहते हैं। सब मैंने आपको बता दिया था। ई आर माध्यम पर निर्भर करता है। ई आर किस पे निर्भर करता है? माध्यम पे, हाँ या ना? ई आर का अपना कोई मात्रक होता ही नहीं है। बस यही सब छोटी छोटी बातें हैं। तो हम इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल बार बार करेंगे जो वायु में निकाले हैं आप, और वो 9 × 10 का पावर 9 होगा के का मान। इसको दिमाग में बैठा लीजिए, 2 बार 4 बार 10 बार 100 बार जितना बार पढ़ना पड़े। के को बोलते हैं समानुपातिक नियतांक या समानुपातिक स्थिरांक, लिख दिया हूं। ई नॉट का नाम याद हो गया, नॉट मतलब नहीं, नहीं मतलब निर्वात, निर्वात की विद्युतशीलता। आर का मतलब रिलेटिव, रिलेटिव का मतलब आपेक्षिक, तो माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता, और दोनों को एक साथ बोलते हैं माध्यम की विद्युतशीलता। हाँ या ना? क्या कर लोगे? तो इसी फॉर्मूला को आपको इस्तेमाल करना है और बल निकालना है। अच्छा, ये बल निकला है तो बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक न्यूटन, ये जानते होंगे आप। तो बल का मात्रक न्यूटन। तो वायु में यही फॉर्मूला अपना काम आएगा। और अगर माध्यम हुआ तब सर, माध्यम हुआ तो फॉर्मूला में यहां ई आर रहेगा। वायु रहा
तो ई आर का मान 1 हो गया था। वैसे ही कोई माध्यम दे देगा तो यहाँ पे ई आर का मान रहेगा। अच्छा, मैं एक अपने तरफ से बात बताना चाहता हूं, स्वाति मुझे बताना जरा, अगर मैं कहूं कि चालक के अंदर कितना बल लगेगा, मतलब चालक माध्यम में आवेश को रखा जाए तो कितना बल लगेगा, बता सकते हो? चालक में कितना बल लगेगा, देख के बताओ। इस बल के सूत्र को देख के बताओ। ये तो वायु के लिए था, जब माध्यम के लिए बोलेगा तो ये लगाना पड़ेगा। वायु के लिए ये है, माध्यम के लिए है। तो मुझे बताइए चालक में कितना बल लगेगा, इस फॉर्मूला से निकलेगा। इसमें तो वायु के लिए ये स्पेशल है, चालक माध्यम में कितना बल, और इस बात को नोट करके लिखना है, चालक में कितना बल लगेगा दो आवेशों के बीच। चालक के लिए कितना होता है ई आर का मान, अनंत। रखो यहां अनंत, बोलो तो यहां अनंत रखोगे तो क्या होगा, जैसे वायु में ई आर 1 रखे थे वैसे यहां अनंत रखेंगे तो क्या होगा, कोई बता सकता है? प्रियांशु, अगर ई आर के जगह चालक माध्यम में अनंत अगर रख देंगे तो क्या होगा, बोलो बोलो, इस पे छोटा मोटा डिस्कशन करना है अपने को। हाँ, ये हो जाएगा 1/4πε0 इंटू इन्फिनिटी। तो मुझे बताओ यहां पर नीचे में इन्फिनिटी आएगा तो क्या होगा, नीचे इन्फिनिटी आ गया, इन्फिनिटी यानी अनंत से किसी का भाग होता है ना, तो वो बन जाता है 0। हाँ या ना, नहीं समझे? जैसे 1/4πε0 और यहां आ गया अनंत, और Q1 Q2 बट्टे आर स्क्वायर, सॉरी यहां इंटू है, तो जैसे ही अनंत से भाग होगा ये पूरा बन जाएगा 0। चालक माध्यम में दो आवेशों के बीच का बल, प्रियांशु, चालक माध्यम हो या धातुओं का माध्यम हो, उसमें अगर दो आवेशों को रखा जाए तो कितना बल, 0। लिख लीजिएगा, लिख लो, यदि माध्यम चालक हो तो दो आवेशों के बीच बल 0 यानी 0 होता है। लिख लीजिएगा नोट करके। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये फॉर्मूला कह रहा है कि चालक जब होगा भैया तो ई आर का मान आएगा अनंत, और अनंत आएगा तो कुछ को अनंत से भाग देंगे, समथिंग बट्टे अनंत 0। चालक माध्यम में आवेशों के बीच का बल 0, हाँ या ना? यस सर, लिख लीजिए, ये भी काम का है। चालक में, ये कम से कम याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, चालक माध्यम होगा तो ई आर का मान अनंत होगा। कोई पूछेगा क्यों, तो बोलना क्योंकि ई आर का मान अनंत है, और ई आर नीचे आएगा, नीचे यानी अनंत आएगा, अनंत से भाग देने पे 0 बन जाएगा, हाँ या ना? देख लीजिए। तो जब इनको सॉल्व करोगे 1/4πe0 ER Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, E0 का मान आपको पता है, ये माध्यम पर निर्भर करता है। जब आपको बोलेगा चालक, या रखोगे अनंत, बन जाएगा 0। सेल्फ स्टडी नहीं हो पा रहा है, क्यों? जितनी भी सब्जेक्ट आपको पढ़ाई जाती है ना, उसको सेल्फ स्टडी पर डे आपको 2 घंटा करना है। नॉर्मल बता रहा हूं, नॉर्मल नॉलेज के लिए, जो बोर्ड लेवल का बच्चा तैयारी कर रहा है ना, सिर्फ उसके लिए, जो ईमानदारी से अपने बदौलत बोर्ड पास करना चाहता है, मैं उसको बता रहा हूं। पर सब्जेक्ट आपको 2 आवर्स डेली रिवीजन करनी है पुराना, और साथ ही साथ नए वाले को एक बार देखना है। जो कंपटीशन के लिए कर रहा है उसके लिए तो आपको पता ही है, 16 घंटा 18 घंटा आपको पढ़ाई करनी है। आपको मेहनत करना पड़ेगा बहुत ज्यादा। अगर आप साधारण रूप से भी चाहते हैं कि 12 के बराबर भी आपका नॉलेज हो बढ़िया, और वो नॉलेज आपको याद भी रहे, और परीक्षा आप अपने मन से दो, है ना, चोरी का सहारा ना लेना पड़े पड़ोसी का, तो आपको पर डे कम से कम एक सब्जेक्ट को 2 से 2.5 घंटा रिवाइज करना है। रिवीजन मैटर्स, बहुत ज्यादा रिवीजन करने की जरूरत होती है। रिवीजन नहीं करेंगे भूल जाएंगे आप समझ लो, एक अच्छे टीचर्स को भी बार बार पढ़ना पड़ता है, आप तो फिर भी बच्चे हैं, जबकि उनको एक सब्जेक्ट पढ़ना है। यस और नो? और कई तो हैं कि पूरे आजीवन पढ़ते पढ़ते निकाल दिए, तभी उनको पूरा सिलेबस याद नहीं हुआ है। क्या समझे आप? जबकि उनको एक सब्जेक्ट ही करना है और पूरा जीवन भी निकल गया।
तो आप खुद सोचो कि अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे, मतलब कहने का मतलब यह है कि रेगुलर पढ़ना ही पड़ता है सबको, तो आपको ही पढ़ना पड़ेगा। नॉर्मली अगर आपको बोर्ड एग्जाम अपने बदौलत करना है, बोर्ड एग्जाम में खुद से बोर्ड के बराबर आपका नॉलेज हो और वो सारा का सारा क्वेश्चन आप खुद से अटेम्प्ट करो अच्छे से, उसके लिए जरूरी है कि पर डे आप 2-2.5 घंटा एक सब्जेक्ट को पढ़िए। और आप चाहते हैं कि पूरा होल सिलेबस आपको बढ़िया से याद रहे कंपटीशन लेवल का, तो आपको 2-2.5 घंटे रिवीजन के साथ साथ 2-2.5 घंटे हर सब्जेक्ट का न्यूमेरिकल्स भी करना है। तो मान के चलिए कि मिनिमम 5 आवर्स आपको एक सब्जेक्ट को देना है पर डे, अगर कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो। अब वो निर्भर करता है कि बच्चा कितना इंटेलिजेंट है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो 5 आवर्स में ही काम चल जाएगा उसको पर सब्जेक्ट, थोड़ा वीक है तो उसको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, 6 आवर्स लेने पड़ेंगे। तो ऐसे करके आपको प्लान करना पड़ेगा कि कंपटीशन लेवल का तैयारी कर रहे हैं तो आपकी स्टडी 15 से 18 घंटे के बीच हो, 15 घंटा तो कम से कम, और बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो 6-7 घंटा कम से कम, और चोरी करके पास करना है तब आधा घंटा 1 घंटा भी चलेगा। और सर पूरा का पूरा बगल वाले का ही लिखेंगे तब तो बस आप सुनते जाइए और पढ़ के छोड़ दीजिए, तब तो पढ़ने की भी जरूरत नहीं है क्या? तो नहीं, आप सब जो है अच्छे बच्चे हो तो आप सबको रिवीजन करना है, रिवीजन बहुत किया कीजिए, रिवीजन बहुत जरूरी है। मैं बार बार आपको क्यों रिपीट करता हूँ? ताकि आपका बार बार रिवीजन हो और याद हो सके। चलिए बोलिए, इतना में कोई दिक्कत है? इतना आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हुआ? चालक में बल शून्य समझ में आ गया? वायु में ER का मान 1 रखेंगे तो फॉर्मूला KQ1Q2/R² आ गया। इस फॉर्मूला को सब रट लो, वायु के लिए स्पेशल फॉर्मूला याद कर लेंगे, KQ1Q2/R², जहां K का मान 9 × 10⁹ यानी K होता है 1/4 पाई E0। इतना सभी को बढ़िया से याद कर जाना है। बोलिए, आसान है कि नहीं? बहुत आसान है। अब इससे ज्यादा आसान क्या चाहते हो आप? चलिए, ER का नाम याद हो गया, माध्यम में निर्भर करता है। ER का सबसे छोटा मान 1, सबसे बड़ा मान अनंत होता है, वो समझ गए। E0 ER दोनों को एक साथ गुना करते हैं तो उसे माध्यम की विद्युतशीलता कहते हैं, हाँ या ना? तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो याद रखिएगा। चलिए, तो ये हो गया पूरा फंडा किसका? हमारे वायु में कितना कूलम बल लगेगा उसका। K का मान समझ गए। अब नीचे लिखिए मात्रक एवं विमीय सूत्र लिख लीजिए। हम आपको मात्रक और विमीय सूत्र बनाना सिखाएंगे। अच्छा, मात्रक एवं विमीय सूत्र समझ लीजिए, या एक काम करो, मात्रक एवं विमीय सूत्र आगे देख लेते हैं। एक चीज कर लो, ये सारा फॉर्मूला आप जान गए तो 2 बात और लिख लो तो, जो मैंने लिखवाया हुआ है। अब मुझे बताइए तो एक छोटा सा बात, जो आपने बल का सूत्र पढ़ा भी, F = KQ1Q2/R², पढ़ा ना? क्या पढ़ा? F = KQ1Q2/R²। तो ये सभी पॉइंट्स लिखने के बाद, ये फॉर्मूला बनाने के बाद, इन सब का नाम लिखने के बाद, वायु में बल जो निकाले थे वो लिखने के बाद, ये सब लिखने के बाद 2-3 पॉइंट और लिख लीजिए जो पूछा जाता है अक्सर, है ना? आप चाहे तो उसी में पॉइंट बना के लिख लें या नोट करके लिख लें। क्या? मुझे बताइए, कूलम बल जो अभी आपने पढ़ा, ठीक है, ये है मान लीजिए Q1, एक बार देख लो, और ये है मान लीजिए Q2, दोनों है प्लस, ये भी बिंदु आवेश है, ये भी बिंदु आवेश है। मुझे बताओ, Q1 ने Q2 पे जो बल लगाया था वो क्या दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश? कल बताए थे, जो बल लगता है वो कैसे लगता है? दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, हाँ या ना बोलो? क्या ये जो बल लगती है वो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश? बिल्कुल हाँ। तो मुझे बताइए, Q1 बल Q2 पे कैसे लगाएगा? इधर की तरफ, दोनों प्लस है तो प्रतिकर्षण होगा, तो ये लगाएगा बल इधर की तरफ। और Q2 Q1 पे किधर लगाएगा? इधर की तरफ। अच्छा, दोनों बल का मान क्या होगा? अगर वायु की बात हो रही है तो इधर जो बल लगेगा KQ1 Q2, दोनों की दूरी R है तो /R², और ये बल लगेगा वो, ये भी लगेगा KQ1 Q2,
और दोनों का दूरी r है तो r²। मुझे बताइए दोनों बल का मान क्या बराबर है और क्या दोनों बल का दिशा विपरीत है? सर आपने तो प्लस ले लिया, सोचिए माइनस होता तो ले लो माइनस, तुम देखो माइनस होता तो क्या होता। मान लीजिए माइनस ही है, ये देखिए दोनों माइनस है, दोनों माइनस है तब भी दोनों की प्रकृति समान है, तो ये इस पे इधर बल लगा था। दोनों का प्रकृति समान है, ये भी इस पे इधर बल लगा था। मान लीजिए इधर एक बल लगता है तो इस पर भी इधर लगता। सर प्लस माइनस लीजिए तो ले लो, प्लस Q1 और ये माइनस Q2। अब प्लस माइनस में क्या होता, एक प्लस है एक माइनस है, तो प्लस वाला इसको क्या करेगा, अपने तरफ खींचेगा, और माइनस वाला प्लस को ये भी अपने तरफ खींचेगा, आकर्षण बल लगेगा। लेकिन ये भी लगेगा दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, ये भी F और F होगा। मुझे एक बात बताओ, सभी हालात में क्या बल का दिशा विपरीत है और मान समान है? क्या सभी हालात में बल का दिशा विपरीत है? इस पर बल लगा इधर, इस पर लगा इधर, विपरीत, इस पर इधर, इस पर भी इधर, विपरीत, इस पर इधर, देखो इसको इधर और इसको इधर, दोनों विपरीत प्रकृति का है तो दोनों खींच रहा है, ये इधर ये इधर। बोलिए क्या दोनों विपरीत है? हर हालात में बल का मान समान और दिशा विपरीत है। क्या आपने न्यूटन्स थर्ड लॉ पढ़ा था? न्यूटन गति का तृतीय नियम पढ़े थे? अरे न्यूटन का नियम तो पढ़ा होगा, उसे प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम पढ़े थे। तो न्यूटन का थर्ड लॉ, न्यूटन का तृतीय नियम क्या था? बोलिए, कि याद है दोनों पर जो बल लगता है वो समान और दिशा विपरीत होती है। मतलब क्या ये न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार बल लग रहा है, हाँ या ना? यही बात मुझे बताना था। क्या कूलम्ब का नियम जो है क्या वो न्यूटन के तृतीय नियम का पालन कर रहा है? यस, ये क्रिया प्रतिक्रिया बल है, दोनों बल का मान समान है और दिशा विपरीत है। यही छोटा सा बात है जो मैं लिखवा दिया हूं कि जो कूलम्ब का नियम है वो न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है, क्योंकि कूलम्ब बल एक क्रिया प्रतिक्रिया बल है। अरे दोनों का मान समान और दिशा विपरीत क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया बल। नाम सुने होंगे न्यूटन थर्ड लॉ, ये न्यूटन के तृतीय नियम को पालन करता है, न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है। देख लीजिए, दोनों का मान समान है और दिशा विपरीत है, तो यही लिखवा दिया, यह एक क्रिया प्रतिक्रिया बल है। पूछता है कूलम्ब बल के बारे में तो लिखेंगे कूलम्ब बल एक क्रिया प्रतिक्रिया बल है, अर्थात यह न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है। ठीक है, इसके बारे में एक और पॉइंट, यह एक संरक्षी बल है। याद रखेंगे कैसा बल है? संरक्षी बल। आगे आप चलेंगे तो आपको पढ़ाया जाएगा संरक्षी और असंरक्षी क्या होता है, तो दिमाग में याद रखिएगा इतना बात। यह कैसा बल है? ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। कूलम्ब बल कूलम्ब बल कैसा बल है? क्रिया प्रतिक्रिया बल है और संरक्षी बल है। तो ये सब छोटे छोटे पॉइंट है। और तीसरा, यह एक केंद्रीय बल है, सेंट्रल फोर्स। कौन सा बल कहते हैं इसको? सेंट्रल फोर्स। केंद्रीय बल को इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रल फोर्स। तो यह एक केंद्रीय बल है, मतलब सेंट्रल फोर्स है। याद रखिएगा, याद रहेगा? यस और नो? तो तीन बातें इसके बारे में याद रखिएगा। जो कूलम्ब बल है अपना, क्योंकि एक ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन कई बार मैंने देखा है पूछता है, तो कूलम्ब बल अपना क्रिया प्रतिक्रिया बल है जो न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है। कूलम्ब बल हमारा कैसा बल है? संरक्षी बल है। और कूलम्ब बल को हम लोग सेंट्रल फोर्स यानी केंद्रीय बल भी कहते हैं। हाँ या ना? अरे जो भी बल क्रिया प्रतिक्रिया बल होती है, ठीक है, और दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगती है, वो सारी कहलाती है केंद्रीय बल। केंद्रीय बल की पहचान, दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगे और क्रिया प्रतिक्रिया बल हो, यानी न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करे। ये दोनों कंडीशन को जो फॉलो करता है उसको कहते हैं केंद्रीय बल यानी सेंट्रल फोर्स। ये तीन बातें ऑब्जेक्टिव में मैंने बहुत बार देखा हुआ है, पूछा हुआ, तो आप चाहो तो नोट करके इसको लिख लीजिएगा, या आप चाहो तो उसी पॉइंट के नीचे लिख लीजिएगा। कूलम्ब बल एक क्रिया प्रतिक्रिया बल है, यानी यह न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है। और जो भी बल क्रिया प्रतिक्रिया बल होती है और दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगती है, उसे केंद्रीय बल भी कहते हैं। और ये एक संरक्षी बल है। जो बच्चा 11th पढ़ा होगा उसको पता है
कि संरक्षी बल और असंरक्षी बल क्या होता है? नहीं जानते हैं तो आप याद रखेंगे ये एक संरक्षी बल है। संरक्षी बल का मतलब होता है जिसमें ऊर्जा संचित रहती है ना? तो आपने पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा तो इसको दिमाग में रखिएगा, संरक्षी बल ये है। ठीक है, समझने के लिए जो ऊर्जा संचित करे वो संरक्षी, जो ऊर्जा संचित ना कर सके असंरक्षी। यस और नो? तो यही सब छोटी मोटी बातें हैं, ये सब ध्यान रखिएगा। तो आपका क्रिया प्रतिक्रिया बल है, संरक्षी बल है और केंद्रीय बल है। केंद्रीय बल क्यों होता है समझ में आ गया? तो ये 3 पॉइंट आप याद रखेंगे। चलिए अब आते हैं हम इसके मात्रक एवं बीमा के तरफ। तो नीचे लिख लीजिए, नीचे लिख लो, मात्रक एवं विमीय सूत्र, ये निकालना सीखते हैं आज। किसका सीखेंगे? पहले के का सीखते हैं। पहले के का मात्रक एवं विमीय सूत्र निकालना सीखते हैं। ठीक है, के का नाम क्या था? समानुपातिक नियतांक। समानुपातिक नियतांक या स्थिरांक, जो मर्जी कह दो। ठीक है, तो इसका हम सीखते हैं मात्रक बीमा निकालना। ठीक है, सिखाऊं? मैंने जब इसका लिखा था तो आप याद देखो मैंने क्या लिखा था। लिखा था न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम्ब स्क्वायर। कैसे बना? क्या मैंने इसको याद किया? बोलो, क्या मैंने इसको याद किया था? नहीं। तो क्या किया था? सुनना, जिसका भी मात्रक या बीमा लिखना है पहले उसका सूत्र लिखो। किसका लिखना है? के का। तो के का पहले सूत्र बनाओ। सर कैसे? के जिस फॉर्मूला में आता है वो लिखो। F बराबर के Q1 Q2 बट्टे आर स्क्वायर। क्या के इसी फॉर्मूला में आता है? यस। अब चलो बनाते हैं इसका मात्रक। पहले के बराबर क्या होगा वो निकाल लो। के बराबर होगा सर एफ आर स्क्वायर बट्टे Q1 Q2। याद नहीं करना है, कुछ भी नहीं रटना है, सब अपने को खुद से निकालना है एकदम फुल्ली कॉन्फिडेंस के साथ। चलिए सबसे पहले मैंने क्या कहा, जिसका मात्रक या विमीय सूत्र लिखना है उसको क्या करो, उसका पहले फॉर्मूला देखो कहां है। किसका लिखना है? के का लिखना है। क्या करें? तो पहले के का ऐसा फॉर्मूला लिखो जिसमें के है, तो यहां है के। अब के बराबर फॉर्मूला बना लो। अब बताओ, आ जाओ बनाओ, बनाते हैं मात्रक। बोलो एफ का मात्रक। एफ का मात्रक, एफ का यहां लिखा हुआ है एफ। एफ का मात्रक सर न्यूटन। आर था दूरी, दूरी का मात्रक सर मीटर। दूरी का स्क्वायर है मीटर का स्क्वायर। क्यू का मात्रक कूलम्ब। फिर क्यू का मात्रक कूलम्ब। बोलो न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टे कूलम्ब स्क्वायर। वही मैंने लिखा था। ये बन गया इसका एसआई मात्रक। बताओ इसका विमीय सूत्र। न्यूटन का विमीय सूत्र बोले थे याद करने, mL/t-2। मीटर का विमीय सूत्र, मीटर होता है लंबाई, लेंथ, L का स्क्वायर। कूलम्ब का, कूलम्ब का आपको पढ़ाए थे याद है, AT। 2 बार है कूलम्ब का स्क्वायर, तो AT का स्क्वायर। अब कर दो इसको हल, क्या बन जाएगा? m का तो m ही रहेगा, 1 L यहां 2 L यहां 3, हाँ या ना? यहां t-2, यहां t का पावर 2, ये -2 और ये नीचे 2, ये नीचे वाला 2 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो -2 था और -2 और आ गया, t का पावर -4 और a का पावर 2 नीचे है ऊपर जाके -2। देखो 100% समझ में आया? यस और नो बोल दो। न्यूटन का mL/t-2, मीटर का L स्क्वायर, ये L स्क्वायर ये L हो गया L⁻3, m का तो m ही रहा, ये a स्क्वायर t स्क्वायर बनेगा, a स्क्वायर ऊपर गया तो a⁻², t स्क्वायर नीचे था ऊपर गया तो t⁻², और पहले से एक -2 था,
तो t-2 और ये वाला जो t² है ये भी ऊपर जाके -2 तो हो गया t-4। k का कोई आपसे मात्रक और विमा पूछे, ऐसे लिखेंगे। जल्दी बता दीजिए आपको 100% आया या 99.9 ही आ पाया? 100% आपको आ जाना चाहिए। यस और नो जल्दी बोल दो। बोलो प्रियांशु, क्लियर है? स्वाति, जिसका भी मात्रक या विमीय सूत्र लिखना हो आपके पूरे जीवन में, जिसका भी आपको मात्रक और विमीय सूत्र लिखना हो पूरे जीवन में, आप सबसे पहले उसका फॉर्मूला सोचिए कि कौन सा है। के का लिखना है तो सोचिए के किस फॉर्मूला में है, उस फॉर्मूला को लिखें, फिर के बराबर क्या होता है वो फॉर्मूला बनाएं और फिर सब रख दें। हाँ या ना? बोल ही नहीं रहे हो, जल्दी बोल दो। सन्नाटे में चले गए, ऐसे सन्नाटा क्यों बना दिया माहौल? यस और नो बोल दो, तुम्हें आया कि नहीं अच्छे से? गुड। न्यूटन का ml t-2 यही याद है तो याद करो। कुलम्ब का AT, तो एक कुलम्ब स्क्वायर का AT स्क्वायर L² हो गया, a ऊपर जाके -2, t स्क्वायर था ऊपर जाके -2 और पहले से -2 तो -4 हो गया। गुड, चलो। तो ये दोनों चीज पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों को इंपॉर्टेंट लगा के याद रखना, बहुत बार पूछा गया है। एक और बात, यही काम करना है फिर से अब लास्ट E0 के लिए। चलो, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक एवं विमीय सूत्र क्या होगा बताओ? मुझे बताइए, यहां से देख के बताइए, जरा ध्यान से सुनना। मुझे बताओ तो, क्या k बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट? तो क्या मैं बोल सकता हूं कि एप्सिलॉन नॉट बराबर होगा 1/4 पाई k? यस और नो? सब बच्चा एक बार गौर से देखो तो, k और E0 एक दूसरे का उल्टा है। 1 का मात्रक कुछ भी नहीं, 4 का मात्रक कुछ भी नहीं, पाई का मात्रक कुछ भी नहीं, यानी E0 का जो मात्रक है वो वही होगा जो 1/k का होगा। 1/k मतलब k का उल्टा। देखो k और E0 एक दूसरे के अपोजिट है। अरे k ऊपर है E0 नीचे है तो उल्टा है ना सर। 4 पाई भी तो है। अरे 4 का कोई मात्रक नहीं होता है मेरे लल्ला, 1 का भी कोई मात्रक नहीं होता है, पाई का भी कोई मात्रक नहीं है, ये सब तो नंबर है। तो इसका मतलब जो k का मात्रक है उसका उल्टा E0 का होगा। देखो E0 बराबर 1/k, 1/4 पाई का तो कोई मात्रक ही नहीं है, तो k का जो होगा वो, जो k का बनेगा 1/k का जो होगा वही E0 का होगा। 1/k का मतलब क्या? उल्टा। k का उल्टा होगा E0 का। नहीं आई समझ? k और E0 उल्टा है और बीच में जितने भी आपको अंक दिख रहे हैं उसका तो कोई मात्रक ही नहीं है। 1 का कोई मात्रक नहीं, 4 का कोई मात्रक नहीं, पाई का कोई मात्रक नहीं, यानी हमारे k का जो मात्रक है उसका उल्टा होगा E0 का। कर दो उल्टा, आ जाओ देख लेते हैं। इसको उल्टा कर दो। सर कैसे उल्टा करूं? कुलम्ब को ऊपर भेज दो और न्यूटन मीटर स्क्वायर को नीचे भेज दो, हो गया उल्टा। ये बन गया E0 का मात्रक। E0 का मात्रक बन जाएगा, कुलम्ब गया ऊपर, न्यूटन मीटर स्क्वायर आया नीचे। अच्छा, इसका विमीय सूत्र ये कैसे उल्टा करूं? बहुत इजी है। जहां जहां प्लस है वहां वहां माइनस कर दो, जहां जहां माइनस है वहां वहां प्लस कर दो। m पर क्या है? m पर कुछ नहीं है मतलब 1 है, 1 है तो यहां -1। l पर क्या है? l पर 3 है तो -3। t पर क्या है? t पर -4 है तो 4। a पर क्या है? a पर -2 है तो 2। क्या बार बार परेशान होने की जरूरत है? मैं तो कहता हूं k का निकालो और एप्सिलॉन नॉट को उसका उल्टा करो। ऐसा क्यों? क्योंकि k बराबर 1/4 पाई E0, 1/4 पाई का तो कोई मात्रक ही नहीं है, मतलब E0 का वही होगा जो k का होगा। तो k का जो होगा उसका उल्टा, क्योंकि k और E0 आपस में एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। तो k का निकालो उसका उल्टा करो, E0 का निकल जाएगा, या E0 बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई k। k का जब आप लिखेंगे तो 1/4 पाई k है, नीचे है k, तो नीचे अगर k का जगह पर आप लिखते हैं क्या न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कुलम्ब स्क्वायर, तो कुलम्ब स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। और ऐसे भी समझ लो k और E0 एक दूसरे का अपोजिट है, व्युत्क्रमानुपाती है। इस हिसाब से देखो तो k बराबर 1/4 पाई E0, k बराबर 1/4 पाई E0, दोनों उल्टा है। k ऊपर E0 नीचे तो उल्टा है।
तो के का लिखो और उसको उल्टा कर दो। तो के का था न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम्ब स्क्वायर, तो उसका उल्टा कूलम्ब स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर हो गया ई नॉट का मात्रक। और वीमा जहां प्लस था वहां माइनस, जहां माइनस था वहां प्लस। एम का पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है तो हो जाएगा m माइनस 1। एल का पावर 3 है तो माइनस 3, टी टू द पावर माइनस 4 है तो 4, और ए टू द पावर माइनस 2 है तो 2। बन के आ गया आपका। तो यही मैंने लिखा था। और इसमें लगा लीजिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव में हर साल पूछता है ई नॉट का मात्रक एवं विमीय सूत्र। तो आप के का याद रखो या के का बनाना सीख लो, उसको पलट देना, ई नॉट का निकल जाएगा। और ई आर का कोई मात्रक विमा नहीं होता है, याद है माध्यम की अपेक्षिक विद्युतशीलता, उसका कोई मात्रक विमा नहीं होता है। वो 1 वायु के लिए या निर्वात के लिए, चालक के लिए या धातु के लिए अनंत, और जल के लिए 81, 81 याद रखेंगे बस। इतनी कहानी है जो आपको याद रखना है। और इस सब के साथ फॉर्मूला को बढ़िया से याद कर लेंगे कि अगर दो आवेशों के बीच में बल लगता है वायु में तो के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, जहां के का मान 1/4 पाई ई नॉट होता है वायु के लिए, और ये होता है 9 × 10 का पावर 9। तो ये भी आप याद रखेंगे। बहुत बार के का मान पूछा है, बहुत बार ई नॉट का मान पूछा है, बहुत बार ई आर का मान पूछा है। जितना बात बताया हूं इसमें एक एक बात बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको आपको रिवाइज करना है। मल्टीपल टाइम्स उसको देखना ताकि आपको बढ़िया से याद हो जाए। ओके, तो चलिए मैथ वाले सर आ गए हैं, आपकी मैथ की क्लास लगेगी। बाकी फिर अगले क्लास में मिलते हैं। जितना भी कराया गया उसको हजारों बार पढ़ के दिमाग के अंदर सेट कर लेना है, ठीक है। जो चीज नहीं लगे पूछना, लेकिन उसको थोड़ा याद कीजिएगा, इसमें बहुत सारी चीजें याद रखने वाली भी है। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप रिवीजन करते रहिए। चलिए ओके बाय।